Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Medhavi Mehra and I will be teaching you 11th Economics. जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 विच इज प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू फैक्टर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वो चल रहा है हमारा। आज हम वही चैप्टर को अपने आगे कंटिन्यू करेंगे एंड आई होप आई ट्राई टू एंड दिस चैप्टर इन दिस लेक्चर ओनली। ठीक है, तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने अपना टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट ये सब पढ़ लिया था। अब आगे रिटर्न्स टू फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ये सारे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आई होप अभी तक चैप्टर नंबर 7 हमने जितना पढ़ा है वो अभी तक क्लियर होगा। जिसको कोई भी डाउट हो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारे लेक्चर का पहला टॉपिक होगा रिटर्न्स टू अ फैक्टर, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। अरे ये कंसेप्ट तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये कंसेप्ट दोबारा आ गया। कंसेप्ट क्या था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल रिटर्न्स था। ठीक है ना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कहता है कि हर सक्सेसिव यूनिट हमने पढ़ा है इंक्रीज करने के लिए हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये तो हमें याद है कि हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर्स में ये कैसे सेट होता है। रिटर्न्स टू फैक्टर्स इस बारे में क्या कहना चाहता है। ठीक है, if the input of one factor is increasing while all other factors constant, then the proportion between the factors is changed. Supposingly there are two factors of production, that is land and labor. पहले यहाँ तक समझते हैं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि अगर एक फैक्टर इंक्रीज करे और बाकी सारे कांस्टेंट रहे तो उनके बीच की जो प्रोपोर्शन होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था शॉर्ट रन पीरियड वाले कंसेप्ट में कि अगर वेरिएबल जो हमारा फैक्टर है वो चेंज हो और हमारा फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट रहे तो हमारी प्रोपोर्शन क्या है? चेंज होती है। ठीक है, वो भी यही कह रहा है कि अज्यूम करो आपके पास दो फैक्टर्स है प्रोडक्शन की, एक है लैंड, एक है लेबर। ठीक है, लैंड हमें पता है, लैंड हमारी हुई फिक्स्ड फैक्टर, लेबर हमारा हुआ वेरिएबल फैक्टर। लेकिन देखते हैं क्या इसमें रिटर्न्स टू फैक्टर भी यही कहना चाहता है। लैंड इज अ फिक्स्ड फैक्टर एंड लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर। देखा, हमें ये पता ही था कि जो लैंड होती है वो फिक्स्ड फैक्टर होती है और जो लेबर होता है वो वेरिएबल फैक्टर होता है। हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है कि फिक्स्ड फैक्टर्स वेरिएबल सिर्फ लॉन्ग रन पीरियड में ही हो सकते हैं, शॉर्ट रन पीरियड में वो सारे फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, सपोजिंग you have land measuring 2 hectares. You grow tomatoes on it with the help of 1 unit of labor. Accordingly, the proportion between labor and land will be 1/2. कहता फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि आपके पास 2 हेक्टेयर की लैंड है। ठीक है, 2 हेक्टेयर की हमारे पास लैंड है और उसपे हम टोमेटोज ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब टोमेटोज ग्रो करने के लिए आपने एक लेबर रखी, यानी एक इंसान रखा कि जो आपके टोमेटोज की उस खेती बाड़ी को देखे। ठीक है, यानी आपका प्रोपोर्शन क्या हुआ उस एक लेबर का और हेक्टेयर का? 1:2। यही आपका प्रोपोर्शन बना ना। ठीक है, द प्रोपोर्शन बिटवीन लैंड एंड लेबर विल बी 1/2। 1 सिंबलाइज करेगा कि लेबर का 1 यूनिट है एंड 2 सिंबलाइज करेगा कि 2 हेक्टेयर्स लैंड है हमारे पास। ठीक है, if the unit of labor are increased to 2, then the new proportion between labor and land will be 2/2. कहता अब अगर मुझे अच्छे से काम करना है, थोड़ा जल्दी काम करना है, तो मैंने अपनी लेबर बढ़ा दी। ठीक है, मेरी लेबर थी 1 यूनिट, अब मेरी लेबर हो गई 2 यूनिट। अब अगर हम वेरिएबल फैक्टर अपना इंक्रीज करेंगे तो हमारी प्रोपोर्शन भी बाय डिफॉल्ट इंक्रीज होगी, है ना। अब अगर आप एक भी एस्पेक्ट इंक्रीज करोगे तो प्रोपोर्शन डिफर होगी ही होगी, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है ना। अब लेबर 1 से 2 यूनिट हो गई, यानी हमारी प्रोपोर्शन भी 1:2 से क्या हो गई? 2:2। ठीक है, in other words, if there are 2 hectares of land per unit of labor previously, now there will be 1 hectare of land per unit of labor. इसका क्या मतलब? इसका मतलब है वो ये कहना चाहता है कि पहले प्रीवियस जब रेशो 1:2 थी
वो ये सिंबलाइज कर रही थी कि 2 हेक्टेयर जमीन 2 हेक्टेयर जमीन एक इंसान का काम, मतलब एक इंसान से काम करवाती है। यानी एक इंसान के पास 2 हेक्टेयर जमीन है तो काम होता है। ठीक है। दूसरी प्रपोर्शन हमें ये बताती है कि अब 2 इंसान हैं, 2 लेबर्स है तो 2 हेक्टेयर का काम होता है। ठीक है। यानी पहले एक यूनिट ऑफ लेबर के पास 2 हेक्टेयर थी, अब 2 हेक्टेयर 2 लेबर्स के पास है। यानी पर लेबर कितनी हेक्टेयर हुई? 1 हेक्टेयर पर लेबर हुई। ठीक है ना? ये क्लियर हुआ? आई होप समझ लगा हो। On account of change in the proportion of factors, there will also be a change in total output, but at different rates. कहते क्योंकि अगर हमारी proportion में change होगा, proportion में change होने से क्या होता है, टोटल हमारा आउटपुट भी चेंज होगा। ठीक है ना? अगर आप अपनी प्रोपोर्शन चेंज करोगे, यानी अगर आप वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज कर दोगे, तो बाय डिफॉल्ट है कि अब आपका आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा, अब आपके पास आउटपुट ज्यादा आने लग पड़ेगा। ठीक है ना? वो यही कह रहा है कि अगर प्रोपोर्शन चेंज होगी, प्रोपोर्शन क्यों चेंज होती है? अगर वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज हो, है ना, दैट मीन्स इनडायरेक्टली अगर हमारा वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करता है तो क्या होगा, तो हमारा टोटल आउटपुट भी चेंज कर जाएगा, लेकिन डिफरेंट रेट्स पे। वो डिपेंड करेगा। वो डिपेंड क्यों करेगा? क्योंकि हमारे पास एक यूनिट, मतलब एक तो हमारे पास वेरिएबल फैक्टर है, लेकिन एक अब भी फिक्स्ड फैक्टर है। ठीक है। उसकी प्रोपोर्शन नहीं चेंज हो रही, फिक्स्ड फैक्टर जितना है उतना ही रह रहा है। इसके कारण आउटपुट चेंज जरूर होगा, लेकिन डिफरेंट रेट्स पे चेंज होगा। ठीक है। Initially, when more labor is employed on the fixed land, total output may increase at the increasing rate. But eventually, a stage must come when a matter of law, total output will increase only at a diminishing rate. This is popularly known as law of variable proportion or the law of diminishing returns. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता क्या है? वो कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल उसी लैंड पे आप काम करवा रहे हो, पहले अपना 1 यूनिट रखा, ठीक है, फिर आपने 2, लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, पहले जब हमने 1 यूनिट लेबर ली थी तो हमारे यूनिट्स बढ़ रहे थे 10। ठीक है। यानी हम 10 आउटपुट निकाल रहे थे, हमारी टोटल आउटपुट वॉज 10। फिर हमने 2 यूनिट्स लेबर की तो हमारी टोटल आउटपुट हो गई लेट्स सपोज 15। फिर हमने 3 की तो हो गई 20, मतलब इंक्रीज करी। ठीक है। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 3 यूनिट ऑफ लेबर 2 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट, इनसे ज्यादा का कोई काम नहीं है, ये तीनों बहुत आराम से काम करें, इससे ज्यादा की कोई नीड भी नहीं है। अगर अब मैं 4th यूनिट भी लेबर की ले आती हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे हमारा टोटल आउटपुट जो है वो इंक्रीजिंग रेट पे चेंज हो रहा है, यानी 10 से 15 हुआ तो 5 यूनिट्स चेंज हुए। ठीक है ना। फिर 15 से 21 हुआ तो 6 यूनिट्स चेंज हुए, यानी हमारा टोटल आउटपुट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। ठीक है। अब मेरी लैंड पे मुझे सिर्फ 3 यूनिट की ही जरूरत थी, मैंने रख लिए। अब चौथा यूनिट भी अगर मैं लाके रखूंगी जिसकी कोई नेसेसिटी नहीं है, कोई नीड नहीं है, ठीक है, कोई काम नहीं है, फिर भी लाके रख दूंगी तो क्या होगा, आउटपुट तो मेरा बढ़ेगा, लेकिन मेरा जो आउटपुट बढ़ेगा वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा। डिक्रीजिंग रेट का मतलब क्या है, पहले देखो आउटपुट हमारा बढ़ रहा था इंक्रीजिंग रेट पे, दैट मीन्स पहले 5% बढ़ा, फिर 6 यूनिट्स बढ़ा। ठीक है। यानी इंक्रीज हो रहा है। फिर देखिए जब मैंने 3rd के बाद 4th लेबर रखी तो मेरे इन दो आउटपुट्स में चेंज कितना आया, 3 यूनिट्स का, यानी 6 से मैं 3 यूनिट्स पे आ गई। दैट मीन्स मेरी आउटपुट तो बढ़ी है, जरूर बढ़ी है मेरी आउटपुट, लेकिन आउटपुट जिस स्पीड पे बढ़ रही थी वो कम हो गई। ठीक है। दैट मीन्स मेरी आउटपुट पहले जितना जल्दी इंक्रीज कर रही थी अब उतना स्लो हो गई है, वो इंक्रीज नहीं कर रही है। इस कंसेप्ट को जब हमारा टोटल आउटपुट इंक्रीज तो करे लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, यानी उसकी स्पीड कम होने लग पड़े, दैट मीन्स वो इंक्रीज तो करे लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाए, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। दैट मीन्स हमारे जो रिटर्न्स हैं, हमें जो आउटपुट आ रहा है वो डिक्रीज होने लग पड़ा है। ठीक है।
आई होप ये समझ लगी व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। दैट मीन जब हमारा टोटल आउटपुट इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन इंक्रीज की स्पीड कम हो गई है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन states that as more and more of the variable factors is combined, क्या कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है that more and more of the variable factors is combined with the fixed factors, marginal product of the variable factor may initially rise। कहते वो ये कह रहा है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है कि आप जितने हो सके उतने वेरिएबल फैक्टर्स को जोड़ो, ठीक है, कंबाइन करो, इकट्ठे लाओ फिक्स्ड फैक्टर्स के कंपैरेटिव में। तो क्या होगा, शुरुआत में तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। ठीक है, दैट मीन्स आप अपने वेरिएबल फैक्टर्स को जितना मर्जी इंक्रीज करो, शुरुआत में क्या होगा, इनिशियली मीन स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में आपका मार्जिनल प्रोडक्ट तो जरूर इंक्रीज करेगा, लेकिन implying that total output increase at increasing rate, but eventually a situation must come when marginal product of the variable factor starts declining। कहते हैं शुरुआत में तो एमपी जरूर इंक्रीज करेगा, लेकिन ऐसा टाइम जरूर आएगा, ऐसा यूनिट जरूर आएगा जिसमें एमपी क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, implying that total output increase at a diminishing rate। In fact, a state may come when MP becomes zero, implying that total output stops increasing, or even negative, implying that total output starts declining। अब हम ये पढ़ रहे हैं, बीच में हमें टोटल आउटपुट का भी वो कह रहा है कि टोटल आउटपुट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, रुक गया है, हाइट पे, ये क्या है, ये दोनों के बीच में एक्चुअल में ये दोनों का रिलेशन बता रहा है, जो मैं आपको बाद में इजीली समझाती हूँ। अभी आप सिर्फ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझे क्या होता है। वो कह रहा है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि अगर आप अपने वेरिएबल फैक्टर्स के यूनिट्स बढ़ाते जाएं एट स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत में इनिशियली तो आपका एमपी इंक्रीज करेगा, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा यूनिट या ऐसा पीरियड जरूर होगा जिसमें क्या होगा, एमपी यानी हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, डिक्लाइन यानी गिरना शुरू कर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ऐसा पॉइंट और ऐसा यूनिट भी आएगा जिसमें ये भी हो सकता है कि हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाए या तो नेगेटिव ही चला जाए। ठीक है, ये पॉसिबल्स होते हैं। ये कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कि वेरिएबल के बढ़ने से प्रोपोर्शंस पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। चलिए, अब हमने जो लॉ पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हमें पता है हर लॉ की अजम्पशंस भी होती है, टैबुलर फॉर्म्स भी होते हैं, डायग्राम्स भी होते हैं। तो चलिए पहले इसकी टैबुलर फॉर्म्स एंड डायग्राम्स देख लेते हैं कि ये लॉ किस तरीके से टैबुलरी एंड डायग्रामेटिकली शोकेस किया जाता है। ठीक है, The law of variable proportion or the law of diminishing marginal product, I hope diminishing का मतलब सबको पता है, diminishing का मतलब है decreasing। ठीक है, is explained with the help of table and figure। ये मैंने आपके लिए टेबल तैयार किया है। एक तरफ आप देखिए, एक तरफ है हमारे यूनिट्स ऑफ लैंड। ठीक है, हमारे पास कितनी लैंड थी, यहाँ है हमारी लेबर, एक तरफ है हमारा टोटल प्रोडक्ट यानी हमारा टोटल आउटपुट, और फिर है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, लेबर आप ध्यान से देख सकते हैं, जो है हमारा वेरिएबल फैक्टर्स, लेबर हमारा कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, लेबर हमारी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, जिसमें हम देख सकते हैं टोटल प्रोडक्ट भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किस स्पीड पर। ठीक है, वो भी देखते हैं। पहले नॉर्मल 2 था, क्योंकि स्टार्टिंग प्रोडक्ट तो हमने पढ़ा है, जब फर्स्ट प्रोडक्ट होता है तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट सेम होती है जितने टोटल प्रोडक्ट होती है। ठीक है ना, फिर ये जब 2 से 5 गया तो हमारा आया 3 मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी हमारी जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, 3, फिर हुआ 4, फिर 4, देखो 9 के बाद एक ऐसा पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट, यानी जब लेबर 3 से 4 चली गई तो क्या हुआ, आप देख सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। 4 के बाद 3 हो गया है। देखो यहाँ पे टोटल आउटपुट, यहाँ हमारा टोटल आउटपुट तो बढ़ रहा है, जरूर बढ़ रहा है,
लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा गिर रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू हो गया, ठीक है। और लास्ट पे इस पॉइंट पे, यानी जब लेबर हमने 7 यूनिट्स कर दी, उस पॉइंट पे क्या हुआ, उस पॉइंट पे तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 ही हो गया, ठीक है। दैट मीन्स एक ऐसा पॉइंट भी आया जब मार्जिनल प्रोडक्ट तो 0 हो गया, ठीक है। और लास्ट जब हमने एक और यूनिट लेबर डाल दी तो क्या हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट तो नेगेटिव चला गया है, ठीक है। ध्यान से देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव चला गया है, यहाँ पे हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन हो गया है, ठीक है ना। यहां तक क्या हो रहा था, यहाँ तक हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा था, फिर कांस्टेंट हो गया और फिर डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ये है रिलेशन टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में। दैट मीन्स जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज करता है। टोटल प्रोडक्ट जब अपनी पीक पे, हाइट पे होता है, तब क्या होता है, टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट उस टाइम पे 0 होता है, ठीक है। जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, नेगेटिव में जाता है, तब हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी थोड़ी सी कंफ्यूजन, यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज बोथ होता है, लेकिन डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। समझते हैं इसको भी, इसकी भी कंफ्यूजन दूर करते हैं। पहले इंक्रीजिंग एमपी इंप्लाइज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर्स। एमपी इंक्रीज होने का मतलब है आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स हमने ये देखा है, यहाँ पे वो कह रहे हैं ये जो 3 यूनिट है यहाँ पे एमपी बढ़ रहा है, दैट मीन्स मेरा आउटपुट भी बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, यानी अच्छी स्पीड में मेरा आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, डिमिनिशिंग एमपी इंप्लाइज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। वो कहता अब इन तीनों चारों में क्या हुआ, यहाँ पे एमपी डिमिनिशिंग यानी डिक्लाइन यानी डिक्रीज होना शुरू हो गया है, जिसका मतलब ये है एमपी डिक्रीज होने का मतलब है हमारा आउटपुट इंक्रीज कर रहा है लेकिन बहुत स्लो स्पीड हो गई है, ठीक है। दैट मीन्स पहले अच्छी स्पीड पे भाग रहा था, उसके बाद उसकी स्पीड स्लो डाउन हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि हमारा एमपी क्या है, डिक्लाइन होना शुरू हो गया, ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ, नेगेटिव एमपी इंप्लाइज नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्ट। नेगेटिव एमपी, एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट जब भी नेगेटिव होता है, वो ये शो केस करता है कि अब जो टोटल प्रोडक्ट है, यानी हम जितनी प्रोडक्शन कर रहे थे, वो वैल्यू भी गिरनी शुरू हो गई है, अब उतना प्रोड्यूस भी नहीं हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स उससे एक स्टेप पहले जितना हम प्रोड्यूस कर पा रहे थे, अब एमपी नेगेटिव होने के बाद हम उतना भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। Table illustrates that 3 basic elements of the law of variable proportion: increasing returns, diminishing returns, and negative returns, pointing on 3 stages of production. अब हमारी प्रोडक्शन में क्या होता है, 3 स्टेजेस होती है। आप ये ग्राफ देखेंगे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन इकोनॉमिक्स में जब हम टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के ग्राफ्स बनाते हैं, मोस्टली ये साथ चलते हैं कंपैरिजंस के लिए, ठीक है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 क्या कहती है, मैं वो इजीली आपको समझाती जाऊंगी, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहले क्या हुआ, पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं जिसमें टोटल प्रोडक्ट की बात करते हैं। पहला ग्राफ है हमारा टोटल प्रोडक्ट का और सेकंड ग्राफ है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट देखिए, जब हमारा टोटल प्रोडक्ट 0 से शुरू होके जब इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग स्पीड पे, तब हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट कहाँ था, देखिए के पॉइंट को हमने मार्क किया है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब है कि जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर रहा है अच्छी स्पीड पे, इंक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। दैट मीन्स टोटल प्रोडक्ट बड़ी अच्छी स्पीड पे चल रहा है। जब टोटल प्रोडक्ट बहुत अच्छी स्पीड पे चल रहा था, वो होता है स्टेज 1। स्टेज 1 में साथ में ये लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, ताकि हम बाद में जब पढ़े हमें इजी लगे। स्टेज 1 में क्या हुआ, टीपी इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, ये भूलना नहीं, जब टीपी इंक्रीज करे एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, स्टेज 1, तो उस टाइम पे एमपी में क्या हो रहा है, देखिए एमपी उस टाइम पे कहाँ पे है, अपनी हाइट पे है, अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे है, ठीक है।
दैट मीन्स टीपी जब इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, तो एमपी क्या कहाँ पे है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है। ठीक है, उस टाइम पे एमपी मैक्सिमाइज्ड है। फिर देखिए स्टेज टू ये डिफाइन करती है कि हमारा टीपी देखो इंक्रीज तो कर रहा है, वो कह रहा है भाई इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, उसकी स्पीड कम हो गई है, अब वो बढ़ नहीं रहा है, मतलब बढ़ रहा है लेकिन उतनी स्पीड में नहीं बढ़ रहा, उसकी स्पीड कम हो गई है। ठीक है, दैट मीन्स के से टी पे जाने में क्या हुआ, हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो जरूर कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, यानी उसकी स्पीड कम हो गई है। यानी स्टेज टू क्या कहती है, स्टेज टू कहती है टीपी इंक्रीज तो हो लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, यानी उसका रेट डिक्रीज हो जाए, और हम कह सकते हैं टीपी जब मैक्सिमम पॉइंट पे हो। ठीक है, यहाँ टी पॉइंट पे क्या है, टीपी मैक्सिमम पे है, तो हमारे एमपी को क्या हुआ, एमपी की पहली तो बार डिक्रीज होना शुरू हो गया, या हम कह सकते हैं एमपी जीरो हो गया। ठीक है, ये मैक्सिमम और जीरो कैसे हमें पता लगेगा किस पॉइंट पे है, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स तो बीच में आएंगे, कैसे पता लगेगा, जिस पॉइंट पे, यानी वो सिचुएशन जिस पॉइंट के बाद टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाए, वो लास्ट पॉइंट जहां के बाद टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाए, वो पॉइंट होता है मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट। जहां पे टोटल प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉइंट होगा वहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगी। ठीक है, समझ लगी। स्टेज थ्री क्या कह रहा है, स्टेज थ्री कह रहा है कि अब तो टीपी इंक्रीज नहीं कर रहा, अब टीपी डिक्रीज कर रहा है, यानी टोटल प्रोडक्ट अब डिक्रीज होना शुरू हो गया है। टोटल प्रोडक्ट जब डिक्रीज होगा, देखिए टोटल प्रोडक्ट जब डिक्रीज होता है तो एमपी उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे एमपी होता है नेगेटिव। टोटल प्रोडक्ट जब डिक्रीज होगा तो एमपी होगा नेगेटिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब टीपी इंक्रीज कर रहा था अच्छी स्पीड पे, बड़ी अच्छी स्पीड पे, यानी स्टेज वन जब टीपी बहुत अच्छी स्पीड पे इंक्रीज कर रहा था, तब हमें एमपी से क्या आ रहे थे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहे थे। ठीक है, यानी अच्छे खासे रिटर्न्स हमें मिल रहे थे। फिर क्या हुआ, सेकेंड स्टेज में टीपी हमारा इंक्रीज तो कर रहा था लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, यानी स्पीड स्लो हो गई है उसकी। जब टीपी की स्पीड स्लो हो जाए लेकिन वो इंक्रीज तो कर रहा है, उस स्टेज पे क्या होता है, उस सेकेंड स्टेज पे जो हमारा एमपी होता है वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है, दैट मीन्स वो गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, लास्ट स्टेज में क्या होता है, लास्ट स्टेज में जब अपने हाई पॉइंट से टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाए, जब वो डिक्रीज होता है तो उस टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, यानी हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट तब क्या होगा, नेगेटिव होगा। साथ में नोट्स बनाते जाओ ताकि आपको इजी रहे, बाद में एक ही बार पढ़े और रिवाइज हो जाए, पूरा चैप्टर पढ़ना ही नहीं पड़े। ठीक है, टेबल शोज दैट एज मोर ऑफ लैंड, एक मिनट, टेबल कह रहा है एज मोर ऑफ लैंड, टेबल शोज दैट मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर, कहाँ पहुंच गए, एक मिनट, आई होप ये आपको स्टेजेस समझ आ गए, स्टेजेस 1, 2 एंड 3। ठीक है, टेबल शोज दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर दैट इज वेरिएबल फैक्टर्स आर यूज्ड, एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट टेंड्स टू राइट टिल 3 यूनिट्स ऑफ लेबर। कहता कि जब हमारी लेबर यानी हमारा वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा था तो हमारा एमपी भी बढ़ रहा था, लेकिन सिर्फ 3 यूनिट्स ऑफ लेबर तक, यानी वो जो हमने पीछे टेबल देखा उसके अकॉर्डिंग 3 यूनिट्स ऑफ लेबर जहां थी वहां तक हमारा एमपी बढ़ रहा था। ठीक है, इन दिस सिचुएशन टीपी यानी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, उस टाइम पे टीपी क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट पे। ठीक है, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स। जब हमारा टीपी इंक्रीज करे इंक्रीजिंग रेट पे और उसी टाइम पे हमारा एमपी भी इंक्रीज कर रहा है, इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। दैट मीन्स हमें रिटर्न्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब हमने 4th यूनिट ऑफ लेबर लगाई, सिचुएशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सेट्स इन। कहते हैं जैसे ही 4th यूनिट ऑफ लेबर लगाई
उस टाइम पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ फैक्टर क्या हो गया, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, यानी हमारे जितने हमें मिल रहे थे रिटर्न्स वो कम होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, एमपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, इस पॉइंट पे क्या होता है, एमपी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, टीपी इंक्रीज होता है लेकिन सिर्फ डिमिनिशिंग रेट पे, यानी टीपी इंक्रीज तो जरूर होता है लेकिन स्लो स्पीड पे, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, डिमिनिशिंग एमपी रिड्यूसेस टू जीरो, एमपी हमने देखा हमारा जीरो हो जाता है, तब क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट आउटपुट इज मैक्सिमम। ये मैंने अभी आपको कहा, जो नोट्स बनाने को कहा उसमें हमने लिखा कि जब एमपी जीरो होता है उस टाइम पे टोटल आउटपुट हमारा मैक्सिमम होता है। ठीक है, इवेंचुअली एमपी में भी नेगेटिव, एमपी हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। जब एमपी नेगेटिव होता है तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, हमारा डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी जब भी हमारा एमपी नेगेटिव जाएगा, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, टोटल जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है, टोटल आउटपुट था, वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, यानी अब हमें रिटर्न्स नेगेटिव मिल रहे हैं, कम हो गए हमारे रिटर्न्स। ठीक है, व्हेन 8th यूनिट ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड, ये कब हुआ था, ये तब हुआ था जब उस टेबल में हमने देखा था कि जब हमने अपनी 8th यूनिट ऑफ लेबर लगाई तो क्या हुआ, हमारा जो एमपी है वो नेगेटिव हो गया और हमारा टीपी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, फिगर शोज दैट, इस फिगर में शो क्या किया गया, अब जो मैंने आपको सिंपल टेबल बनवाया है, अब देखना उसी को इन्होंने बहुत लंबा एक्सप्लेन किया हुआ, हमने तो इजी समझ लिया कि टेबल कैसे बनाना है, क्या होता है। हमने पहली स्टेज 1 में हमने देखा कि टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे, यानी जब टीपी इंक्रीज करे इंक्रीजिंग रेट पे तो एमपी हमारा क्या होता है, मैक्सिमम, वो भी इंक्रीज करता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज कहती है टीपी इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, उस टाइम पे क्या होगा, एमपी डिक्रीज होगा और जीरो हो सकता है। ठीक है, थर्ड स्टेज क्या कहती है, टीपी डिक्रीज होने शुरू हुआ है, जब टीपी डिक्रीज होगा तो एमपी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, एमपी टेंड्स टू राइज टिल OL units of labor are used. This corresponds to point E on MP curve. ठीक है, दिस इज सिचुएशन ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, वो कहता है जब एमपी बढ़ रहा था तो एमपी कर्व में तो हम इसको कहते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, व्हेन एमपी इज राइजिंग, देखो ध्यान से, एमपी इज राइजिंग, टीपी टेंड्स टू राइज एट इंक्रीजिंग रेट। इसके नोट्स बना लो, जो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, बस इसको नोट सेपरेटली लिख लो ताकि बाद में पूरा पैरा ना पढ़ना पड़े, बाद में टफ ना हो, इजीली समझ सके। ठीक है, वो कह रहा है एमपी जब राइज कर रहा था तो टीपी भी राइज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट पे। ठीक है, दिस occurred till point K on the TP curve. This corresponds to the situation of increasing returns to factors. अब कोई आपसे आके पूछे कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ फैक्टर्स कब होते हैं, हम सिंपल कह सकते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ फैक्टर तब होते हैं जब एमपी इंक्रीज करता है और जो हमारा टीपी है वो भी इंक्रीज करता है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट पे, बड़ी अच्छी स्पीड पे। ठीक है, बियॉन्ड OL पॉइंट ऑफ लेबर एमपी टेंड्स टू डिक्लाइन, TP increases only at diminishing rate. This occurs between point E and S on MP curve and between K and T on TP curve. This corresponds to a situation of diminishing returns to a factor. क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में वो कह रहा है, सिंपल हम पढ़ेंगे, इतना लंबा नहीं हम जाएंगे, सिंपल समझेंगे कि एमपी जब डिक्लाइन हो रहा है, एमपी जब गिर रहा है तो टीपी क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे। ठीक है, यानी एमपी गिर रहा है तो टीपी की स्पीड कम हो गई है, वो इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन स्पीड उसकी कम हो गई, पहले वो भाग रहा था अब वो चल रहा है, उसकी स्पीड ही कम हो गई। ठीक है, यानी एमपी जब गिरेगा, एमपी जब नेगेटिव होगा, टीपी इंक्रीज जरूर करेगा लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स था, एमपी इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो टीपी भी इंक्रीज करेंगी इंक्रीजिंग रेट पे। ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होता है एमपी डिक्रीज करेगा तो टीपी इंक्रीज तो जरूर करेगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, यानी उसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स। ठीक है,
नेक्स्ट इज व्हेन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एक्सीड्स ओएस यूनिट्स एमपी बिकेम नेगेटिव, एमपी नेगेटिव हो गया, अकॉर्डिंगली टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। सिंपल, वो क्या कह रहा है, कहता है जब एमपी नेगेटिव हो गया, एमपी जब नेगेटिव जाने लग पड़ा तो टीपी क्या हो गया, टीपी गिरना शुरू हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। यानी एमपी गिर रहा है तो नेगेटिव रिटर्न्स, एमपी अगर कम हो रहा है तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एमपी अगर बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स। सिंपल कंसेप्ट है, एमपी बढ़ेगा और टीपी भी बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, तो उसका आंसर है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स। ठीक है, एमपी गिर रहा है, टीपी लेकिन बढ़ रहा है लेकिन स्लो स्पीड पे, इसका आंसर है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। फिर एमपी जब नेगेटिव ही हो गया है और टीपी गिरना शुरू हो गया, अब वो बढ़ नहीं रहा, वो गिरना शुरू हो गया है, दैट मीन्स इसका आंसर है नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स ही नेगेटिव हो गए हैं, यानी हमारे जितने रिटर्न्स आ रहे थे वो नेगेटिव में चले गए हैं, वो कम हो गए हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको। ठीक है, आज हमने जो कंसेप्ट किया है वो हमने टीपी और एमपी के बीच का रिलेशनशिप देखा है। ठीक है, आज हमने समझा है कि एमपी इंक्रीज करता है तो क्या होता है टीपी पे असर, इंक्रीजिंग रेट्स क्या होते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, आज हमने ये सारे कंसेप्ट समझे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो कि हमारा होगा चैप्टर नंबर 7 का लास्ट लेक्चर, बिल्कुल लास्ट लेक्चर, उसमें हम डिस्कस करेंगे अपने कॉजेस कि हमारा रिटर्न्स टू फैक्टर इंक्रीज कैसे करता है, डिक्रीज कैसे करता है। साथ में अभी तक अगली क्लास में प्रिपेयर होके आना, क्योंकि अभी तक हमने देखा सिर्फ टीपी और एमपी के बीच का रिलेशन, और उसमें भी थोड़ा हमें डेप्थ में जाना पड़ा, थोड़ा सा बीच में स्टार्टिंग में हमें टफ लगा था लेकिन हमने इजीली क्लियर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, यानी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं टीपी, एमपी और एपी का, यानी टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। उसमें एवरेज प्रोडक्ट भी आ जाएगा, उसके लिए आपको माइंड बहुत क्लियर होना जरूरी है, नहीं तो वो बिल्कुल ऊपर से जाएगा, टफ लगेगा। ठीक है, आज बस इतना ही करते हैं क्योंकि हमने बेसिक आज बड़े सारे टर्म्स पढ़े हैं, टीपी एमपी के बीच में रिलेशनशिप देखा है। ठीक है, और ये रिलेशन समझना अच्छे से, इनकी डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स समझ लगना, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो भी कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ट्राई करूंगी जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।